नमस्कार। कभी सोचा है कि आज से करीब करीब 100 साल पहले योग पर एक ऐसा विश्वकोश बना होगा जिसमें महात्मा गांधी से लेकर जर्मनी के बड़े बड़े विद्वानों ने भी लिखा हो। जी हाँ, आज हम उसी कमाल के, उसी असाधारण प्रकाशन के पन्नों को पलटने वाले हैं। जरा देखिए इसे। यह 1927 में छपा कल्याण योगांग का कवर। ये सिर्फ एक कवर नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर की कला और आध्यात्मिकता की एक झलक है जो हमें इसकी गहराई में झांकने के लिए बुला रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा प्रकाशन था क्या, और इसे बनाने के पीछे कौन लोग थे, कौन सी सोच थी। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 1920 के दशक के इस खजाने कल्याण योगांग की दुनिया में। इसको छापा था गीता प्रेस ने, जो सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। इसे छापा था गोरखपुर की गीता प्रेस ने, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस दौर में गीता प्रेस हिंदू धर्म और संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत थी, और शायद इसीलिए वो इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हाथ में ले पाए। तो आखिर गीता प्रेस जैसी संस्था ऐसा कुछ करना ही क्यों चाहती थी? उनका मकसद क्या था? इसका जवाब हमें उनके बताए गए लक्ष्यों में मिलता है, और ये जवाब सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। यहां बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि गीता प्रेस का मिशन दोहरा था। एक तरफ हिंदी में उनका मकसद था आम लोगों तक भक्ति और अच्छे आचरण का ज्ञान पहुंचाकर उनका भला करना, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी के जरिए वो दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। मतलब उनकी सोच ग्लोबल थी। और अब आते हैं इस प्रकाशन के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर, और वो है इसमें लिखने वालों की लिस्ट। ये उस जमाने के हिसाब से किसी ऑल स्टार कास्ट से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी अंग्रेजी घोषणा में जो वादा किया था कि इसमें दुनिया भर के प्रख्यात विद्वान, पत्रकार और धर्म प्रेमी शामिल होंगे, वो कोई खोखला दावा बिल्कुल नहीं था। और ये लिस्ट देखिए, सच में होश उड़ा देने वाली है। एक तरफ महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो जैसे भारत के आध्यात्मिक और राजनीतिक दिग्गज, तो दूसरी तरफ जर्मनी और इंग्लैंड के जाने माने प्रोफेसर्स। मतलब एक ही जगह पर पूरब और पश्चिम की इतनी बड़ी बौद्धिक शक्ति का संगम उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। तो उतने बड़े बड़े दिग्गजों ने मिलकर आखिर बनाया क्या? नतीजा था योग पर एक ऐसा विशाल विश्वकोश जिसका पैमाना आज भी हमें चौंका देता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 से ज्यादा। योग के विषय पर 400 से ज्यादा लेख, निबंध और कविताएं, सब एक ही अंक में। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कोई आम मैगजीन तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक पूरा ज्ञान कोश था। इसके विषय सूची पर बस एक नजर डालिए, ये दर्जनों पन्नों तक फैली हुई है। ये इसके विशाल दायरे का एक जीता जागता सबूत है। इन लेखों में क्या कुछ नहीं था। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग से लेकर न जाने कितने अलग अलग योग मार्गों और दर्शनों को इसमें शामिल किया गया था। इसकी विविधता वाकई अविश्वसनीय थी। और बात सिर्फ सिद्धांतों की नहीं थी, ये उस वक्त के योग के पूरे लैंडस्केप को समेटने की एक बहुत ईमानदार कोशिश थी। इसमें अलग अलग इलाकों और परंपराओं से आने वाले योगियों तक को शामिल किया गया था। तो चलिए अब इन पन्नों के थोड़ा और अंदर झांकते हैं। आखिर इसकी सामग्री और इसके मूल विचार क्या थे? इसकी सामग्री में जो रेंज है वो कमाल की है। एक तरफ शरणागति योग जैसे सरल भक्ति से भरे श्लोक मिलते हैं, तो दूसरी तरफ योग तत्व समन्वय जैसे बहुत गहरे दार्शनिक लेख। मतलब ये एक ही समय में आम इंसान और एक बड़े विद्वान दोनों के लिए था। इसके दिल में एक बहुत ही जरूरी शब्द है, योग तत्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है योग के असली सिद्धांत, उसकी असलियत। ये योग अभ्यास के पीछे की मूल प्रकृति और उसके असली लक्ष्य की खोज है, और यही इस पूरे प्रकाशन का केंद्र बिंदु था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस ऐतिहासिक प्रकाशन का असली महत्व क्या है? आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। ये ज्ञान के एक बहुत बड़े क्षेत्र को इकट्ठा करने, उसे व्यवस्थित करने और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने की एक सोची समझी कोशिश थी। एक तरह से यह सांस्कृतिक संरक्षण का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। इसका बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी दायरा, इसके जाने माने लेखक और योगदानकर्ता, आध्यात्मिक ज्ञान को सहेजने की कोशिश और पूरी दुनिया के लिए एक संसाधन बनने की इसकी ग्लोबल सोच। और आखिर में ये ऐतिहासिक दस्तावेज आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
आज जब हम जानकारी के एक अंतहीन समंदर में गोते लगा रहे हैं, जहां हर तरफ सूचना ही सूचना है, तब ज्ञान को इस तरह इकट्ठा करने, सहेजने और समझने के इस तरीके से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।